हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल रहमान स्टडी जोन। आज मैं आपको क्लास 11th का फिजिक्स का टॉपिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या जिसको आप रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं या 1D मोशन भी कहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसके कुछ टर्म्स हमको पढ़ने पड़ते हैं। इसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, डिस्टेंस, पहली बात तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, यानी इसमें डायरेक्शन को भी देखना पड़ेगा। और डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि डिस्टेंस बोलते हैं द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ, या एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कह सकते हैं, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है तो जाने के लिए जिस रास्ते को उसने अपनाया होगा उस रास्ते की जो एक्चुअल लेंथ होगी उस लेंथ से हम लोग डिस्टेंस पता करते हैं। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, या फ्रॉम कह दिया जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी रास्ते पे चल रहा है तो उसने अपना मोशन जहाँ से स्टार्ट किया वो स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाएगा, और जहाँ पर मोशन लास्ट में ख़त्म हो रहा है, जहाँ पर उसकी फाइनल डेस्टिनेशन आ गई, उस जगह की जो पोजीशन है वो कहेगा फाइनल पोजीशन। उन दोनों पॉइंट के बीच की जो सबसे सीधी दूरी, यानी कह सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उसको हम लोग बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे आप ये ध्यान देंगे कि जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस में पाथ को देखा जाएगा कि किस पाथ से मोशन हो रहा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में केवल हम लोग इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखेंगे, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसमें पाथ से कोई रिलेशन नहीं है, पाथ कौन सा है उस पाथ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। अब इसको कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं। सपोज करिए ये बॉल ऐसे जाती है, मैक्सिमम 5 मीटर हाइट तक जाती है और यहाँ से फिर वापस आती है। वापस आते समय दोबारा आपने इसको कैच कर लिया, तो किसी बॉल को आपने ऊपर से फेंका, यहाँ से ये 5 मीटर ऊपर गई और वापस आने के बाद उसको दोबारा कैच कर लिया गया। तो इस केस में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया, तो 5 + 5 दैट इज़ 10 मीटर। लेकिन अगर बोला जाए बॉल की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखिए, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। ठीक। सेकंड केस देखते हैं कि बॉल को दोबारा फिर यहाँ से उछाला गया और बॉल यहाँ से 5 मीटर ऊपर गई और लौटते समय ये ग्राउंड से या आपके प्लेस से जहाँ से आपने फेंका था वहाँ से 3 मीटर ऊंचाई पर किसी चीज़ पर जाकर ये अटक गई बॉल। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस कितना है। तो इस केस में आप देखोगे कि जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है वो 5 मीटर बॉल यहाँ से ऐसे ऊपर गई है और फिर यहाँ पर आके रुक गई। ये हाइट यहाँ से तक 3 है तो ये हो जाएगा 2। तो बॉल ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 5 + 2, यानी 5 + 2 कुल मिला के हो गया 7 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखिए। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 3। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 मीटर। तीसरा केस इसमें क्या हो सकता था कि बॉल को अगर फेंका जाए और ये बॉल ऐसे 5 मीटर ऊपर गई, ये बॉल 5 मीटर ऐसे ऊपर गई और वापस आते समय आपने इसको कैच नहीं किया, छोड़ दिया, ये बॉल नीचे ग्राउंड पर गिर गई। आप ग्राउंड से जिस प्लेस से आप फेंक रहे थे, मान लीजिए ग्राउंड से 3 मीटर हाइट पर था, यहाँ से बॉल को फेंका गया था, ये ग्राउंड लेवल थी हमारी, यहाँ से बॉल को फेंका गया था, बॉल 5 मीटर ऊपर गई थी और ऊपर से फिर लौटने के बाद आपने इसको कैच नहीं किया, बॉल सीधे ग्राउंड पर चली गई। अब बताइए डिस्टेंस कितनी है। तो इस केस में हम बताएंगे जो डिस्टेंस है वो हो गया, यहाँ से बॉल चली 5 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक आई, सॉरी यहाँ से हम लोग फेंके थे ये 5 मीटर, और फिर यहाँ से ऐसे यहाँ तक आती तो 5 मीटर और हो जाता, और +3 एक्स्ट्रा बढ़ गई। तो एक तरफ तो 5 मीटर है और एक तरफ 8 मीटर है, डिस्टेंस हो गया 5 + 8 यानी 13 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस बार। तो इनिशियल पोजीशन ये है,
और ये फाइनल पोजीशन है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, लेकिन नहीं, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर नहीं होगा। क्यों? इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें आपको डायरेक्शन को भी देखना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन का रूल क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इधर की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी, इधर की नेगेटिव, ऊपर की पॉजिटिव और नीचे की नेगेटिव। जो इनिशियल पोजीशन थी और फाइनल पोजीशन की सिचुएशन आप देखिए, फाइनल पोजीशन नीचे साइड में चला गया, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे हो रहा है, इसलिए इसको हम लिखेंगे -3 मीटर। ठीक, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत बड़ा एक फर्क ये है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती। डिस्टेंस जो है ये कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैन बी जीरो और नेगेटिव, ये जीरो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। हमने केस देखा भी, अपने डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी देखा, जीरो भी देखा, नेगेटिव भी देखा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस जो होगी कभी जीरो नहीं हो सकती। ठीक, चलिए और डिफरेंस देखते हैं और इसको एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मान लीजिए कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। ये एक सर्कुलर पाथ लेते हैं जिसकी रेडियस r है। ठीक, r रेडियस का एक सर्कुलर पाथ है। अगर कोई पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर मोशन करना स्टार्ट करता है, मान लीजिए ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इस A पॉइंट से वो मोशन स्टार्ट किया और इस तरह से मोशन स्टार्ट करते हुए इस तरह से चलते हुए और फाइनली यहीं पर वापस आ गया, यानी इसने एक कंप्लीट चक्कर लगा लिया। तो अगर 1 कंप्लीट राउंड लगा ले, कोई पार्टिकल एक कंप्लीट राउंड लगाता है किसी सर्कुलर पाथ का, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी उसको निकालते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये तो अब तक समझ चुके होंगे आप लोग, आसानी बता देंगे। डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाथ को देखते हैं। तो यहाँ से पार्टिकल चला और ये इस पाथ को लेते हुए और यहाँ से यहाँ पर पहुँचा, तो ये जो पूरा पाथ होगा एक्चुअल में क्या बन रहा है, सर्किल का सरकमफ्रेंस, और जिसकी वैल्यू होती है 2πr। तो इस केस में 1 कंप्लीट राउंड में जो डिस्टेंस कवर होगा वो होगा 2πr। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और यहीं पर हमारी जर्नी ख़त्म भी हो रही है, यही हमारा फाइनल पॉइंट भी है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो जब एक कंप्लीट राउंड की बात की जाए तो डिस्टेंस हो गया 2πr और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अच्छा मान लीजिए एक से ज़्यादा राउंड लगाए जाएँ तो क्या होगा, अगर 2 राउंड लगाते हैं तो 2 राउंड लगाने पर एक राउंड यहाँ कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 2πr प्लस 2πr यानी 4πr, और डिस्प्लेसमेंट अभी भी 0। तो जितने भी कंप्लीट राउंड लगेंगे, चाहे वो 1 कंप्लीट राउंड हो, 2 कंप्लीट राउंड है, 3 कंप्लीट राउंड है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। यानी सीधे फार्मूला बनाया जाए तो फॉर n कंप्लीट राउंड, अगर n कंप्लीट राउंड लगाता है कोई पार्टिकल सर्कुलर में, तो उस केस में डिस्टेंस जो होगी वो कितनी हो जाएगी, n टाइम्स ऑफ 2πr। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 0 होगी। ठीक, क्लियर हो गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ डिफरेंस समझ में आने लगा। चलिए और बात करते हैं। यहाँ से पार्टिकल चला A पॉइंट पर और ये आधा राउंड लगाकर इस सर्किल के ठीक सामने वाले पॉइंट पर इस जगह पर आ गया। तो A से लेकर वो B पर आया, यानी उसने आधे सर्किल को कवर किया, हाफ सर्किल कंप्लीट किया। तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी अब हम हाफ राउंड की बात करते हैं। तो अगर हाफ राउंड लगाता है तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, तो इस केस में हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस का आधा। भाई यहाँ से चला यहाँ पर आ गया, ये हमारा पाथ बन रहा है। तो ये क्या है, सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल के लिए आपका जो 2πr होता है उसका हाफ कर देंगे, यानी आ गया πr, कोई प्रॉब्लम नहीं। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो इस केस में देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि ये आपका A इनिशियल पॉइंट है और B आपका क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। तो इस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो सीधी डिस्टेंस हमें ये लेना पड़ेगा। और ये क्या चीज़ है, ये है हमारा डायमीटर यानी 2r। तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट मिल गया डायमीटर के इक्वल, जो कि 2r होगा। तो पूरा कंप्लीट सर्किल देख लिया गया, हाफ सर्किल देख लिया गया। अब मान लो
क्वार्टर सर्किल लिया जाए, यानी चौथाई राउंड अगर पार्टिकल लगाता है, यानी ये पार्टिकल यहाँ से चला और इस पॉइंट पर आ गया जो कि इसका चौथाई राउंड है, इसको हटा दिया जाए। अब इसकी बात करेंगे कि पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, तो इस केस में कितना इसका सरकमफ्रेंस होगा, कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी हाफ राउंड से भी कम कर दिया। अब हमने क्वार्टर राउंड ले लिया, तो अगर क्वार्टर राउंड लगाता है पार्टिकल तो इस केस में क्या होगा बताइए। अब तो समझ गए होंगे डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर का 4 टाइम कर दिया जाए। अभी हाफ कर रहे थे, अब हम लोग 4 टाइम कर लेंगे, तो 2 पाई आर का 4 टाइम कितना हो गया, पाई आर बाई 2, तो ये हो गया पाई आर बाई 2। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बताइए भाई डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। और इस डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि एंगल 90 है, ये वैल्यू है r, ये वैल्यू भी है r, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल आ जाएगा r√2। तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया r√2। क्लियर है, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। चलिए नोट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हमारा राउंड 90 से भी कम हो या किसी भी एंगल पर लिया जाए। अभी हम लोग एक जो नॉर्मल एंगल होता है, पूरा एक राउंड लिया गया, हाफ राउंड लिया गया, क्वार्टर राउंड लिया गया, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से चल के यहाँ पर आ गया, यहाँ से चल के यहाँ पर आ गया, तो इस तरह के केस दिए जाएँ तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं। कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इस तरह से गया कि उसने सेंटर पर एक एंगल क्रिएट किया। यहाँ से पार्टिकल हमारा चला, r रेडियस का सर्किल था, और यहाँ से चलकर वो इस जगह पर आया। ये हमारा B पॉइंट है, ये यहाँ से लेकर ये एंगल हो गया थीटा। इस बार ये एंगल हमको पता नहीं है। तो सर्कुलर पाथ पर अगर कोई पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है और सेंटर पे एक एंगल बनाता है थीटा, तो उस केस में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। देखिए, इसमें A से B तक अगर गया और ये एंगल थीटा आपको मालूम है, तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए तो इस पाथ की लेंथ लेनी पड़ेगी। तो इस बार हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस आएगा पाथ हाफ लेंथ, यानी जो आर्क है इस आर्क की लेंथ हमको चाहिए। और आर्क की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस हो गया आर्क AB की लेंथ। और ये आर्क निकालने का तरीका होगा, आप फॉर्मूला जानते हो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। एंगल हमारा थीटा दिया हुआ है, आर्क की वैल्यू हमको चाहिए, रेडियस है r, तो यहाँ पे आर्क की जो लेंथ होगी वो r इंटू थीटा। तो जो भी एंगल हमारा दिया होगा यहाँ पर उस एंगल को लगा लेंगे। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि ये एंगल रेडियन में होना चाहिए। तो जब इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करते हैं तो ये पॉइंट याद रखिए कि जो एंगल होगा ये किस में होगा, रेडियन में होगा, ये डिग्री में नहीं होगा। अगर डिग्री में दिया है तो इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए 30 डिग्री दिया हो तो हम यहाँ पे एंगल यूज़ करेंगे π/6। एंगल यहाँ पर π/6 ले लेंगे। हमारी जो आर्क की लेंथ है वो π/6 इंटू आर की वैल्यू आ जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। ये डिस्प्लेसमेंट समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना होगा यहाँ पर। तो इनिशियल पॉइंट A है, फाइनल पॉइंट B है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो ये जो शॉर्टेड डिस्टेंस होगी ये हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। अब इस डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकाला जाए। पिछली बार तो 90 डिग्री थी तो आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लिया था। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसको वेक्टर के रूल से एक फार्मूला निकाला जाएगा। फिलहाल अभी फार्मूला आप याद कर लीजिए सीधे। जब भी सर्कुलर पाथ के ऊपर कोई पार्टिकल चलता है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने पे वो एक थीटा एंगल बनाएगा, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका सीधा सा फार्मूला होता है 2r sin θ/2। ठीक, ये एक जनरल सा फार्मूला आप याद कर लीजिए और ये फार्मूला किसी भी एंगल के लिए काम कर जाएगा। अभी तक जो पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने देखे 90 डिग्री वाले, 180 या पूरा 360, कोई भी इसमें लगा दो, सब में ये लागू हो जाएगा कि जब भी सर्कुलर पाथ पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो ये एक जनरल सा फॉर्मूला हो गया 2r sin θ/2। जैसे कि पिछले केस में एंगल कितना था 90, अगर यहाँ पर 90 लगाते तो sin 90/2 कितना आता, sin 45, और sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो बन जाता 2r इंटू 1/√2। इससे इसको कैंसिल किया जाता तो यहाँ √2 बचता, तो आंसर आता r√2। और पिछला आंसर भी हमारा यही आया था r√2। क्लियर है। तो देखिए ये जनरल सा फार्मूला हो गया। अभी फार्मूला कहाँ से आया, अगर इसको आप जानना चाहते हैं तो आप वेक्टर का तरीका आपको मालूम होगा। एक्चुअल में क्या है, पार्टिकल पहले यहाँ पर था तो सेंटर से जो इसकी पोजीशन थी वो ये थी, तो इसको हम बोल दिए पोजीशन वेक्टर। फिर ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, अब सेंटर से इसकी पोजीशन ये हो गई,
ये दूसरा पोजीशन वेक्टर हो गया। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच में जो चेंजिंग हुई है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे है, ये आर वेक्टर, ये भी आर वेक्टर, नाम के लिए आप इसको r1 कह सकते हैं, इसको r2 कह सकते हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होगी। r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन का फ़र्क है, ये इधर है, ये इधर है, और ये हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया। तो जब देखिए दो वेक्टर एक ही पॉइंट से चालू होते हैं और तीसरा उसको जाकर ऐसे मैच किया जाए तो तीसरा इन दोनों का डिफरेंस के बराबर होता है। या वेक्टर का रूल आपको ट्रेंगुलर मेथड याद होगा कि अगर तीन वेक्टर मिल के कोई ट्रेंगुलर शेप बनाते हैं तो उसमें कोई दो वेक्टर एक सीक्वेंस में होंगे और एक अपोजिट सीक्वेंस में होगा। जो अपोजिट सीक्वेंस में होता है वो उन दोनों का सम होता है। तो देखिए ये r1 ऐसे गया है, फिर ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ये डिस्प्लेसमेंट हमारा, मान लीजिए इसकी हम d लिख दे रहे हैं अभी, तो ये r1 वेक्टर, ये d, और ये देखिए इधर होने के बजाय उल्टा जा रहा है। इसका मतलब जो r2 है इन दोनों का रिजल्टेंट है, यानी जो r2 वेक्टर हुआ वो हो गया d प्लस r1, यानी d वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, तो d वेक्टर हो गया r2 माइनस r1। और दो वेक्टर का डिफरेंस यहाँ पे हमको पता करना हो तो आपको फार्मूला मालूम है, अगर इन दोनों को दोनों स्क्वायर कर दिया जाए तो मिल जाएगा d स्क्वायर, इधर r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस 2r1 r2, और इसको जब एक्सप्लेन कर देते हैं तो d इजकल टू अंडर रूट आ जाएगा r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस 2 r1 डॉट r2 लिख सकते हैं r1 r2, इनके बीच का एंगल cos थीटा। ये जनरल सा फार्मूला हो गया। अब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखिए r1 की वैल्यू भी r है, r2 की वैल्यू भी r है, तो यहाँ भी r हुआ, यहाँ भी r हुआ, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और माइनस 2r इंटू r स्क्वायर ये भी हो गया इंटू कॉस थीटा, ये भी 2r स्क्वायर हुआ और माइनस का 2r स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो d की वैल्यू हमको मिली अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा, अंदर 2r स्क्वायर कॉमन में आया, 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया अंडर रूट 2r स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा को लिखेंगे 1 माइनस, माइनस था यहाँ पे, गड़बड़ हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी ये 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा को हम लोग खोलेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 और माइनस यहाँ पे प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो अब देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2 और 2 हो गया 4, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर रूट लेने पे 2 आया, इसका r आया और इसका साइन थीटा बाई 2। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ से बना हुआ है वेक्टर से। तो फार्मूला कैसे बना वो हम लोग देख लिए, लेकिन आपसे इतना याद कर लें कि जब भी सर्कुलर मोशन की बात होगी, सर्कुलर पाथ पे जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्टेंस के लिए तो आप लेंथ ऑफ पाथ देख लीजिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अक्सर पूछा जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बस ये देखना पड़ेगा पार्टिकल एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट गया है तो सर्किल के सेंटर पर कितना एंगल उसने स्विप किया है, कितना एंगल बनाया, तो उस एंगल को यहाँ पर हम यूज़ करके डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लें, इसके साथ ले लें, फिर अगला डायग्राम देखते हैं। चलिए अब हम लोग एक अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ये क्यूब है, इसकी साइड ए मान लेते हैं, सपोज करो ये एक क्यूब है और इसकी जो साइड है वो ए है। अगर कोई पार्टिकल यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट करता है ए पॉइंट से और यहाँ से वो ऐसे चला, चलिए दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेते हैं, पार्टिकल यहाँ से चला ऐसे, उसके बाद फिर यहाँ गया इस साइड पर और फिर यहाँ से यहाँ गया इस पॉइंट पर, ए से चला बी पॉइंट, बी से सी पॉइंट और सी से ये डी पॉइंट, यहाँ पर पहुँच गया। ठीक, अगर इसकी साइड ए है, ये हमारा जो क्यूब है, क्यूब ऑफ साइड ए, इस क्यूब की साइड ए है, तो ए से डी तक जाने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्टेंस निकालने के देखिए ये भी ए और ये भी ए, तो डिस्टेंस तो हो जाएगी 3a, क्योंकि डिस्टेंस में तो केवल लेंथ ऑफ पाथ लेना है, तो a प्लस ए दैट इज़ 3a। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ली जाएगी, जो कि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी। और ये जो होगा वो क्यूब का क्या होगा, डायगोनल। क्यूब के फ्रंट वाले जो स्क्वायर है उसका ये वाला एंड, और बैक वाला जो स्क्वायर है उसका ऊपर वाला एंड, ये हो गया डायगोनल, जो आपने 10th में मेंसुरेशन में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर डायगोनल के लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डायगोनल के रूल से ये हमारा बन जाएगा a√3। ठीक, अच्छा ये तो हो गया स्क्वायर वाले क्वेश्चन। इसी तरह मान लीजिए कोई स्क्वायर शेप में कोई फील्ड है, कोई मैदान है, उस मैदान में कोई आदमी यहाँ से टहलना स्टार्ट किया ए पॉइंट से, और ये ए साइड वाला कोई स्क्वायर शेप में मैदान है, इसमें यहाँ से इधर गया फिर इधर गया और इस पॉइंट पर जाके अपोजिट पॉइंट पे जाके रुक गया। तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, तो डिस्टेंस हो गया a प्लस ए, यानी डिस्टेंस हो गया हमारा 2a। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट देखा तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, बीच से मिला लो, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो अगर ये a है, ये भी a है, ये 90 डिग्री हुआ, तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें तो आ जाएगा a√2। ठीक, इसी बेस पे देखिए एस सी वर्मा बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि एक आदमी अपने घर से खेत के लिए चला, पहले वो 50 मीटर नॉर्थ में गया, तो यहाँ मान लीजिए 50 मीटर हो गया, ये 50 मीटर नॉर्थ में गया। इसके बाद 40 मीटर ईस्ट में गया, तो ये हो गया 40 मीटर। फिर इसके बाद 20 मीटर ये साउथ में आया, ये यहाँ पे आ गया साउथ में, ये 20 मीटर। तो ये यहाँ से चला था और यहाँ पर अपने खेत में पहुँच गया। तो इस केस में उसने कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल किया है और उसका कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्टेंस बताइए कितना आ जाएगा इसमें। तो डिस्टेंस की वैल्यू अगर निकाली जाए तो डिस्टेंस में 50 प्लस 40 प्लस 20 सीधे ऐड करना होगा, क्योंकि डिस्टेंस में तो भाई लेंथ आप पास लेते हैं 110 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या आएगा, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ये हमको चाहिए। और इस डिस्टेंस को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए देखिए अगर इसकी पैरेलल लाइन यहाँ से खींच दी जाए ऐसे, तो अगर ये लेंथ 40 है तो ये भी लेंथ 40 हुआ, और ये इतना 20 था तो ये भी इतना 20 हुआ, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 20 यानी 30। ये पूरा 50 था, उसमें से इस 20 को हमने कम कर दिया, ये 30 बचा। अब ये 30 और इस 40 को लेकर, इस ट्रायंगल को लेकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ये 40 हुआ, ये 30 हुआ, पाइथागोरस थ्योरम से ये आपका 50 आ जाएगा। तो ए से बी तक की जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वो आ जाएगी 50। समझ में आ रहा, पूरा कर दीजिए। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, √30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का सोल्यूशन कितना होता है, ये होगा 900, 1600 यानी 25, ये आ जाएगा 50 मीटर। ठीक, तो इन सब एग्जाम्पल से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूरा कंप्लीट जो डाउटफुल था वो क्लियर हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर और हम लोग करेंगे जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ व्हील ऑफ रेडियस r रोल्स फॉरवर्ड हाफ रिवोल्यूशन ऑन ए रोड। एक पहिया जिसकी रेडियस r दिया हुआ है, ये पहिया एक रोड पर लुढ़क रहा है और हाफ रिवोल्यूशन मतलब आधा चक्कर लुढ़कता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द रोड। उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताइए जो शुरुआत में रोड के साथ कॉन्टेक्ट में था। ये ऑप्शन उसके दिए हुए हैं, तो इसको डायग्राम से पहले समझिए। मान लीजिए ये एक आपका पहिया था, ये रोड है, अभी यहाँ से मोशन मान लीजिए स्टार्ट होता है, तो अभी रोड के साथ पहिए का जो पॉइंट कांटेक्ट में है, इस पॉइंट की बात कर रहा है। अभी पहिया इस पॉइंट पर रोड के साथ कांटेक्ट में है। जब ये पहिया आगे बढ़ेगा, रोल करते हुए चलेगा, तो देखिए ये पूरा पहिया ऐसे रोल करेगा। ठीक, रोलिंग करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो हमने पढ़ा है कि जब भी कोई एक व्हील होता है, जब कोई व्हील या पहिया गाड़ी का अपना एक राउंड कंप्लीट करता है, तो एक राउंड कंप्लीट करने में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो आपने पढ़ा होगा मैथ में, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा। क्योंकि इस चीज़ को फील करिए, अभी पी पॉइंट यहाँ पर है, जैसे जैसे पहिया आगे बढ़ेगा ये पी पॉइंट ऊपर चलेगा। यहाँ पे पी पॉइंट है और ये पॉइंट हमारा, मान लीजिए अंगूठा हमारा ये पी पॉइंट है, तो ये पी पॉइंट देखिए ऐसे चल रहा है, ये ऐसे आ जा रहा आगे, यहाँ पहुँचा। आधे राउंड में ये पी पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा। जब तक एक राउंड लगेगा पी पॉइंट दोबारा यहाँ टच करेगा। तो जब तक पहिया एक राउंड लगाएगा यानी पी पॉइंट दोबारा यहाँ पर आ जाएगा, तो वो सिचुएशन मान लीजिए इधर कहीं आएगी
कि ये P पॉइंट दोबारा यहाँ आ गया और इस काम को होने के लिए पहिए को पूरा अपना एक चक्कर लगाना पड़ेगा और एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा। लेकिन यहाँ पर बात क्वेश्चन में हो रही है कि आधा चक्कर लगाता है, तो आधा चक्कर लगाने का मतलब ये पहिया हमारा इस पोजीशन में यहाँ पर पहुँच गया और इस समय हमारा जो P पॉइंट है वही इस जगह पे आ गया है। हाफ राउंड में ये P पॉइंट जस्ट ऊपर आ गया। तो इस केस में क्या होगा, जब पहिया एक राउंड लगाता है तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करता है, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा, मतलब 2πr इस पहिए का जो सेंटर होगा यहाँ पर। हाफ राउंड में ये कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा, तो जब एक राउंड में 2πr डिस्टेंस कवर कर रहा था तो हाफ राउंड लगाने में ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी πr, 2πr का आधा। तो ये डिस्टेंस देखिए हमको मालूम है πr। हमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो इस πr को यहाँ ना शो करके अगर हम नीचे शो करें, देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी सीध में आ जाए, ये डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी है πr। ठीक, ये सेंटर से सेंटर है उसको नीचे शो कर दिया गया, तो ये डिस्टेंस हमारी होगी πr। तो पूछ रहा है ये जो पॉइंट यहाँ पे टच में था, आधे राउंड लगाने पे ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये चीज़ हमसे पूछ रहा है, ये डिस्टेंस बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमको ये वैल्यू मालूम है कि ये πr है और इसको अगर मिला दिया जाए तो ये क्या होगा, इस पहिए का डायमीटर, पहिए की रेडियस r थी तो डायमीटर हो गया 2r। तो हमको ये डिस्टेंस 2r मालूम है और ये मालूम है πr और ये एंगल 90 हुआ, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया जाए। इसका डायगोनल हो जाएगा, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी √ऑफ 2r² प्लस πr²। ठीक है, अब इसमें से r² को आप कॉमन ले लें, बाहर आ जाएगा, πr को स्क्वायर को सॉरी r² को कॉमन ले लें, बाहर आया तो बाहर आ जाएगा r और अंदर हमारे पास बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 4 और यहाँ पे जाएगा π², तो 4 प्लस π², यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये हम लोगों का लीनियर मोशन का या कहते हैं मोशन इन 1D या यूनिफॉर्म मोशन हम लोग पढ़ रहे थे, स्ट्रेट लाइन मोशन। इस चैप्टर में इस टॉपिक का जो पहला हम लोग पॉइंट लेके चल रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डिफरेंस को अच्छी तरह समझ लिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या था कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों की यूनिट मीटर होगी, दोनों का डायमेंशन जो होगा वो l होगा, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो और माइनस में भी हो सकता है। और किसी दो पॉइंट के बीच एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए बहुत से अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, इधर से जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, कैसे भी जाएं, और एक सीधा सा रास्ता होगा बिल्कुल स्ट्रेट, ये सबसे छोटा रास्ता होगा और इसी को हम लोग बोल देंगे इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी और उन्हीं दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, इसमें अगर रिलेशन आपको पता किया जाए कि दोनों में कौन छोटा होता है या कौन बड़ा होता है, तो ध्यान रखिएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी भी छोटा नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ऐसी बहुत सी सिचुएशन है जहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं। वो कब होता है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, एक पार्टिकल यहाँ से गया और ये सीधे यहाँ पर पहुँच गया, तो डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। लेकिन अगर पाथ हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा, तो डिस्टेंस कुछ और है, डिस्प्लेसमेंट कुछ और है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से या तो इक्वल होगा या छोटा होगा, कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग की जो होगी वो होगी स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर, उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। ठीक है, तब तक इसको आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।